हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं ये मासिक परीक्षा क्लास 12 का हुआ था। यहाँ देखें, मासिक परीक्षा ये मई माह का, ये आपका हर माह परीक्षा होती है, बिहार बोर्ड द्वारा ये कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये केमिस्ट्री का पेपर है, इसको हम लोग एक एक करके जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, देखें यहाँ पर 1 से लेकर के 30 प्रश्न दिए गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। एक एक करके हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक। और ये सारे क्वेश्चन जो है कुछ न कुछ आपको इससे नॉलेज मिलेगा ही, और साथ में जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन, इन दोनों चैप्टर से कुछ आपका जो डाउट होगा वो भी क्लियर होगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कि वह विलयन जिसमें एक ही तापमान और दाब पर और विलय नहीं घोला जा सकता वो क्या कहलाता है? द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे और अधिक विलय पदार्थ किस में नहीं घोले जा सकते? तो देखिए वो तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में तो घोले जा सकते हैं, है ना। ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में भी घोले जा सकते हैं, लेकिन संतृप्त सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है इसमें नहीं घोले जा सकते, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कई घटकों से, देखें, कई घटकों से बने घोल के लिए जिसमें प्रत्येक घटक का गुण उसके व्यक्तिगत गुणों का भारित योग होता है। तो भारित योग जो होता है वो आइडियल सॉल्यूशन का होता है। किसका होगा? आइडियल सॉल्यूशन का। तो ये ध्यान दें, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये होता है, इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना। और एक उचित घोल है, देखिए ए टू सॉल्यूशन इज, टू सॉल्यूशन कौन किसे कहते हैं? जैसे जल है तो उसमें आप नमक घोल दीजिए, तो आप उसमें जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट जिसे आप विलेय कहते हैं, वो घुल जाएगा कम्प्लीटली, और हमें आँखों से नहीं दिखेगा अलग अलग कि विलेय अलग दिखे, विलायक अलग, कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा और उसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसमें से कौन सा टू सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है? जैसे पानी में नमक का घोल, तो ये तो टू सॉल्यूशन यही मिल गया आपका। और इंक तो ये दिखेगा आपको, रक्त में भी आप जानते हैं कण जो है अलग अलग स्टार्च का, वो भी छोड़िए, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, तांबा एवं जस्ता का एक मिश्र धातु है। तांबा जस्ता में ब्रास आता है जिसे आप पीतल कहते हैं। पीतल आप जानते हैं तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है, जिसमें लगभग 70% आपका कॉपर होता है और 30% आपका जिंक होता है, जिसे आप जिंक को जस्ता कहते हैं और कॉपर को तांबा कहते हैं, ठीक। तो कॉपर जो होता है ये 70% लगभग होता है, ठीक। और जिंक जो होता है ये 30% लगभग होता है, ठीक है। और इसी से मिल करके ये पीतल जो है वो बना होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। पांचवा प्रश्न, मोललता को दर्शाने के लिए प्रयुक्त प्रतीक कौन सा है? द सिंबल यूज्ड टू डिनोट मोलैलिटी, मोलैलिटी है, ध्यान दें, मोलैलिटी यानी मोललता, मोललता है तो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मोलरता होता, ये कैपिटल एम किसके लिए है? ये मोलरता के लिए है, मोलरता, ठीक, मोलरता के लिए है। एन पता ही है आपको, मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। छठा प्रश्न, एक विलेय की सांद्रता विलायक में उसकी घुलनशीलता के बराबर हो जाती है। देखिए जब कभी भी विलेय की सांद्रता विलायक में उसकी घुलनशीलता के बराबर हो जाए
तो उसी को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहेंगे? सैचुरेटेड। यानी उसमें सांद्रता जो होती है विलायक की और विलेय की वो लगभग बराबर हो जाती है। तो ये आपको संतृप्त विलयन में देखने को मिलता है। 7वां प्रश्न देख लिया जाए। 7वें प्रश्न में किसी तरल में गैस की घुलनशीलता, डिसॉल्बिलिटी या फिर गैस इन ए लिक्विड, किसी तरल में गैस कब घुलेगा? दाब जब बढ़ाएंगे तब पहला नहीं होगा, बढ़ते तापमान के साथ तो घुलनशीलता नहीं हो सकती, जब ताप बढ़ेगा तो वेपर निकल जाएगा। बढ़ते तापमान के साथ घटती है, हाँ बढ़ती नहीं घटती है, ये सही है, सी वाला ऑप्शन। बढ़ते दाब के साथ घटती है नहीं, बढ़ती है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 8वां प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प जो अधिक ऊंचाई पर चढ़ने पर सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न होने का वर्णन करता है, ये तो सबको पता है। ये क्या हो जाएगा? क्या इसमें हेनरी का नियम होगा या राउल्ट का नियम होगा? बताइए। जैसे ऊंचाई पर चढ़ने पर हेनरी का नियम होगा या फिर राउल्ट का नियम होगा, तो याद रखे रहें ये हेनरी के नियम है। ठीक, हेनरी के नियमानुसार आपको ऊंचाई पर अगर आप चढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वो श्वसन, सांस लेने में यानी श्वसन करने में कठिनाई होती है, क्योंकि वायु का दाब जो है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होगा, घटता है ना, ये रीजन होता है। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न, उस विकल्प जो, अच्छा ये तो हो गया। 9वां प्रश्न देखते हैं। ये तो अभी आपने देखा है हेनरी। पानी की वह विशेषता जो विलायक के रूप में उसके अद्वितीय गुणों का कारण बनती है। अद्वितीय गुण जो होता है जल का, वो क्या ध्रुवता हो या फिर हाइड्रोजन बंध, ये इम्पोर्टेंट है। फ्लेक्सिबल और कोहेसिव, लो विस्कोसिटी, ये सब नहीं, ध्रुवता, ये यहाँ पूछा अद्वितीय गुण। अद्वितीय गुण जो है वो जल का एक पोलर ध्रुवता होता है, पोलैरिटी उसमें होती है, और दूसरी बात हाइड्रोजन बंध अगर होता ऑप्शन में वो भी लिया जाता। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न, एक बंद प्रणाली में अवाष्पशील विलेय वाला विलयन का वाष्प पदार्थ सीधे रूप में किसके अनुरूप होता है? देखिए, एक बंद प्रणाली में अवाष्पशील विलेय का जो होता है, आप पढ़े हैं, ये विलायक का मूल अंश के होता है, विलायक के मूल प्रभाज के, जिसे आप राउल्ट के नियम में पढ़ते हैं। तो ये विलायक मूल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के होता है। 11वां प्रश्न आप देखें, यहाँ पर वह विकल्प जो अणुसंख्य गुण नहीं है, दी ऑप्शन दैट डज नॉट पोजेस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसमें से कौन सा नहीं है? परासरण दाब तो है, वाष्प दाब का कम होना यानी अवनमन, ये भी है। हिमांक का अवनमन, ये भी है। मूलल उन्नयन स्थिरांक, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 12वां नंबर देखिए। यदि विलेय न तो संगुणन और न ही विघटन से गुजरता है तो इसका वांट हाफ कारक क्या होगा? तो देखिए, जब संगुणन नहीं हुआ, एक मोल हम लेते हैं, अगर कोई पदार्थ हमने एक मोल लिया, ठीक है, एक मोल हमने ले लिया, न तो इसका संगुणन हुआ और न ही विघटन हुआ, तो एक ही रह जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कम से कम एक मोल तो लेना ही पड़ेगा। 13वां नंबर का प्रश्न देखिए। उस इकाई का नाम बताएं जिसमें वायुमंडलीय प्रदूषण मापा जाता है। तो वायुमंडलीय प्रदूषण वॉल्यूम फ्रैक्शन से नहीं मापते, ppm पार्ट पर मिलियन में मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 14 नंबर का प्रश्न देख लिया जाए। किसी दिए गए तापमान पर समान परासरणी दाब वाले दो घोल कहलाते हैं। समान अगर दिया, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम अगर हुआ तो आइसोटोनिक हो गया, वो आइसोटोनिक। 15 नंबर का प्रश्न देख लिया जाए। जब आप पानी में, ध्यान दें, जब आप पानी में नमक मिलाते हैं तो क्या होता है? पानी में अगर आप नमक मिलाते हैं तो उसका ये फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो डिप्रेस हो जाता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है। तो पानी का जो हिमांक है
वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पानी का हिमांक नहीं बढ़ता, पानी का क्वथनांक प्रभावित तो होता ही है, यहाँ लिखा है नहीं होता। पानी का क्वथनांक घट जाता है, क्वथनांक घटता नहीं बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 16वां प्रश्न, बिजली के अच्छे संवाहक के लिए सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है? टैप वाटर, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, नल एवं समुद्री जल दोनों। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें साल्ट मिल गया और नमक मिल गया तो पोलैरिटी बढ़ गई, और पोलैरिटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से सजातीय मिश्रण के लिए सर्वोत्तम विकल्प है। सजातीय मिश्रण, गंदे नाली के जल, उसमें तो बहुत अलग अलग प्रकार के सब पदार्थ उसमें बहते रहेंगे। और बटर मिल्क सलूशन जो है, इसमें भी आप देखेंगे अलग अलग टाइप्स के सब आपको देखने को मिलेगा, है ना। कुछ तो ये बिस्मांगी मिश्रण भी है। तो स्टार्च का घोल जो है ना, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न देख लिया जाए। यह 200 मिलीलीटर घोल में 2 ग्राम NaOH मौजूद है, तो इसकी मोलरता होगी। तो ये तो सिंपल है, आप 2 ग्राम और बटे कर लीजिए। NaOH का अणुभार निकालेंगे तो 23 16 39, हाइड्रोजन का 1 40, तो 40 हो गया अणुभार NaOH का। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर कितना दिया है मिलीलीटर, अच्छा मिलीलीटर दिया है। लीटर में रखने के लिए हमें 1000 से, तो देखिए इसका तो 200 दिया है, 200 तो 1000 गुणा करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो इसको आप हल करेंगे तो ये 0.25 आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 19 नंबर का क्वेश्चन देख लिया जाए। 36 ग्राम पानी है और 46 ग्राम ग्लिसरीन के घोल में ग्लिसरीन का मूल अंश होगा। ग्लिसरीन का पूछा है। तो देखिए करना क्या है, जब पहले तो इनके मोलक संख्या निकाल दीजिए। 36 ग्राम दिया है तो 36 ग्राम मोलक संख्या निकालिए। 36 बटे पानी के दिया है तो 18 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अणुभार से डिवाइड करेंगे तो ये जो आएगा वो जल का मोल आ जाएगा, जल का मोलक संख्या। ऐसे ही 46 बटे करिए, 46 ग्राम दिया है, 46 बटे C3 दिया है। C3 मतलब एक कार्बन का 12, तो 3 का 12 3 36 हो गया। और प्लस हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 5, बाहर की तरफ 36 5 41 कर दीजिए। और इसके बाद O3 है तो 16 3 48, और 3 हाइड्रोजन 3 है, 48 3 51 यहाँ हो गया। 51 और 41 कितने हो गए आपके? 51 41 करेंगे तो 92 हो जाएगा, 92। तो ये मूलक संख्या आ जाएगा स्टार्च का। ठीक, तो यहाँ तो हमें लग रहा है कि 1/2 आ जा रहा है, 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा कि 2 आ जाएगा। तो सिंपल है, 1/2, और ग्लिसरीन का ही पूछा भी है, तो 1/2 का मतलब ये हुआ 0.2। कितना हो गया? 0.2। ठीक है, उसकी मोलक संख्या ऊपर रखिए और बटे दोनों का मोलक संख्या नीचे रख लीजिए। कितना होगा? 0.2 + 2, है ना, ये आ गया। तो यहाँ पर अब हम लोगों को क्या करना है, 36 ग्राम पानी 46 ग्राम ग्लिसरीन वाले घोल में ग्लिसरीन का मोल अंश, तो ग्लिसरीन का निकाल देंगे। इसको जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है? 2.2 आ रहा है, 2.2, और ये आपका आ गया। तो यहाँ पर देखें पूरा इसको आप निकालेंगे, सॉल्व करेंगे ना, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। इसको कर लीजिए ज़रा, देखिए कितना आ रहा है, 0.2 और 2.2।
ये है। ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1 अंक बाद दशमलव हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 2/22। तो ये 1 में 11 से भाग दीजिए, 1 में 11 से भाग दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 1 में 11 से भाग दे देंगे तो 0 पॉइंट यहाँ ये लगा दीजिए, फिर 0 यहाँ ज़रा देखिए फिर से क्या क्या दिया। अच्छा, मूलक संख्या निकाल दिए हैं हम लोग। 46 ग्राम ग्लिसरीन वाले घोल में 46 ग्राम। अच्छा, हम लोग कहीं कुछ त्रुटि किए हैं शायद, इसको आप सॉल्व करेंगे। जैसे अभी देखिए मूलक संख्या जब आपको निकालना है, मूलक संख्या 46 बटे इसमें कहीं कुछ तो नहीं हुआ था, इसको 46 बटे आप करेंगे, इसके अणुभार करिएगा, ठीक है, तो इसकी मूलक संख्या आ जाएगा। तो इसका मूलक संख्या और इसके मूलक संख्या, दोनों का मूलक संख्या आ जाएगा एकदम। रूल तो यही है। देखिए ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का मूलक संख्या, ग्लिसरीन का, और बटे ये वाटर का प्लस ग्लिसरीन का, वाटर का प्लस ग्लिसरीन का, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो फिर से एक बार देख लिया जाए, इसका निकालेंगे कितना होगा ज़रा देखें। 1 कार्बन का 12, रुकिए निकाल दिया जाए, 36 + 5 और 16 × 3 = 48 + 3 जोड़िए, 8 × 3 = 11, 11 × 5 = 16, 16 × 6 = 22 का 2, 4 × 3 = 7, तो 99, ठीक तो है। तो 45 मिनट में ठीक है। ये आपका हो जाएगा 46 बटे 92 करेंगे तो ये 46, अच्छा 1/2 आ गया, 1/2 मतलब 0.5 होगा, ठीक, तभी तो गलत हुआ। तो इसको आप सही ऐसे कर लेंगे, 0.5 रखेंगे और बटे यहाँ आया था 2 और इसका आया था 0.5, ठीक है, अब सही हो जाएगा। तो 0.5 और बटे कर लेंगे 2.5, ठीक। तो ये 2 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद, सॉरी 1 अंक बाद दशमलव है तो हट जाएगा, तो दशमलव तो हट गया, तो 5/25 और 5 × 1 = 5, 5×5 = 25, 1/5 आया। 1 में 5 से भाग देना है, ठीक है, दशमलव बढ़ाए, 0 लाए, 5 × 2 = 10, ठीक, 0.2 आएगा, 0.2 आपका यहाँ आया है, ठीक। चलिए टाइम ले लिए इसमें ज़्यादा। 20 नंबर क्वेश्चन, किसी विलयन घटक का आंशिक दाब सीधे उसके मूल अंश के समानुपाती होता है, इसे कहते हैं। तो ये तो सभी को पता होगा, ये राउट का नियम है। किसी विलयन घटक का आंशिक दाब सीधे उसके मूल अंश के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो ये तो राउट का नियम है, आप पढ़े हैं अच्छे से। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है? क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है, गर्म करने पर अचानक ठोस से तरल में बदलना, यह तो क्रिस्टलीय ठोस का है। कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, गलनांक तो निश्चित होता है, तो यही वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा गैर क्रिस्टलीय या अनाकार ठोस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन क्रिस्टलाइन? नॉन क्रिस्टलाइन आपको इसमें कांच मिलेगा, कांच जो है ये नॉन क्रिस्टलाइन होता है, और डायमंड, ग्रेफाइट, कॉमन साल्ट, ये सब क्रिस्टलाइन है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आणविक ठोस है? आणविक में आपको ये चेक करना होता है गैसीय स्टेट में कौन है, तो NaCl, ये तो सॉलिड है, SiO2 बालू ये भी है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एल्युमिनियम तो ऑलरेडी ठोस है, इसकी छोड़िए, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। P2O5 से ये मिलकर बना है, ठीक है, डाई फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो ये गैसीय स्टेट से सॉलिड में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न,
देखिए सरल घन जालक के एक इकाई सेल में कितने परमाणु होते हैं, ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा समझिए इसको। सरल कैसे होता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर बना के बताने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर ये इसको इससे जोड़ दीजिए, इस सरल घन बना रहे हैं, ठीक, ये हुआ। और यहाँ कोने कोने पर ये कण होते हैं, ठीक। सरल घन में केवल कोने पर ही होता ही है, केवल कोने कोने में ये कण होते हैं, ये हो गया। अब देखिए सिंपल है, इसमें आपको ये समझना है, कोने कोने पर ही, कितने कोने हैं, 8 कोने हैं। एक कोने से कितना मिलता है, 1/8 आप पढ़े हो। और कितने कोने हैं, 8 हैं, तो 8 से 8 कट गया एक बार में, तो टोटल कितने कण में हमें मिले, 1 कण मिलेगा। तो सिंपल है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24 नंबर प्रश्न का 1, ठीक है। यही पूछा है कि हाउ मेनी एटम्स, तो टोटल 1 ही तो आ रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मोनो एटॉमिक पदार्थ में FCC इकाई सेल में निहित परमाणुओं की संख्या। FCC फेस सेंटर्ड, जरा समझें इसको भी, बहुत महत्वपूर्ण है। फलक केंद्रित घनी की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए ये है आपका, पहले तो अभी ये सरल बन रहा है, ये अभी सरल है, ये सरल हो रहा, सरल घनी हो गया। अब इसमें देखिए गोले जो होते हैं कोने कोने पर, कहाँ होंगे, कोने कोने पर होते हैं। देखिए कोने कोने पर रख लिया हमने, कोने कोने पर रख दिया, ठीक है, कोने कोने पे रख दिया। एक छोटा सा बन गया है, उसको ध्यान मत दीजिएगा। और फलक पर, प्रत्येक फलक पर भी है, इसको भी ध्यान देना। प्रत्येक फलक, जैसे आप लूडो का वो देखते हैं पासा, है ना, 6 फलक होते हैं, तो जैसे ऊपर देखिए, ऊपर एक फलक ये हो गया, ठीक उसी के नीचे यहाँ फलक हो गया, है ना। बाईं ओर देखिए आप अपने, फिर दाहिनी ओर वाले की तरफ देखिए, फिर एक आगे की तरफ देखिए और पीछे की तरफ भी देखिए। तो पीछे वाला हम पहले बना दे रहे हैं, और आगे की तरफ आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पर बनेगा, यहाँ, ठीक। तो कितने हो गए, 6 फलक होते हैं। अब आप खुद दिमाग लगाइए, कोने से कितना मिलता है, कोने से हमें 1/8 मिलेगा, और कितने कोने हैं, 8। और देखिए FCC यही है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फलक केंद्रित घनीय, प्रत्येक फलकों पर भी होगा और कोने पर भी। और जो कोने का तो हमने लिख दिया। अब फलक वाला, फलक में एक दीवार में बड़ा बॉल डालिए, बगल में रूम है, तो आधा आधा दोनों में जाता है, तो 1/2, और कितने हैं फलक, 6, तो ये 2/3 6, और ये 8 एक बार में कटेगा, तो ये 1 और प्लस ये 3 1 3, यानी कि 3 1 4, टोटल कितने हुए, 4 आपको देखने को मिलेगा। समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा होगा, कितने हो जाएंगे, टोटल 4 हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, FCC क्या, 4 परमाणु आपको देखने को मिलेगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, BCC संरचना की प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी, ये भी देख लीजिए, बना के दिखा देते हैं, इसको भी ज़रा समझ लीजिए। देखिए ये है, आप इसको एक बार देख लेंगे तो ये भूलेगा नहीं, हमेशा याद रहेगा, इसलिए इसको हम बना दे रहे हैं। देखिए कोने कोने पर तो आपको देखने को मिल ही रहा है, प्रत्येक कोने पर, ठीक, प्रत्येक कोने पर देखने को मिल रहा, हर कोने पर। अब ये जो BCC है, बेस सेंटर्ड, आधार केंद्रित घनीय, इसमें आप ध्यान दीजिए कि आमने सामने के फलकों पर भी होता है। जैसे यहाँ अगर ऊपर है
एक नीचे भी हो जाएगा बस। तो 2 फलक पर हो गया और ये कोने पर। अब इसी से आप आंकड़ा मिला लीजिए कि 1/8 गुणे 8 और प्लस 2 जगह है तो एक जगह से 1/2 मिलेगा, 1/2 गुणे 2 कर दीजिए तो 2 से ये 2 एक बार में कट गया, 8 ये एक बार में कट गया। तो ये 1 + 1 यानी कितने हो गए, 2 आपको देखने को मिलेगा। BCC में कितने देखने को मिलेंगे, 2 परमाणु देखने को मिलेगा। ठीक है। और 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर में क्रिस्टल तंत्र में कुल आकाशीय जालक ये 14 होता है, ये तो सभी को पता है। 28 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक तो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट। ठीक। 29 नंबर सहसंयोजक क्रिस्टलीय ठोस का सटीक उदाहरण एन एग्जाम्पल ऑफ ए कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वह सिलिकॉन कार्बाइड होता है। क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड। एल्युमिनियम तो ये मेटेलिक है, NaF ये तो आपका जान रहे हैं ये क्रिस्टलाइन है लेकिन सहसंयोजक नहीं है। ठीक, इस तरीके से आगे देखते हैं 30 नंबर का प्रश्न। क्रिस्टल जालक में आयोडीन अणु कैसे बंधे होते हैं। वांडर वाल फोर्स बहुत कम होता है, वांडर वाल फोर्स। डाइपोल तो 0 होता है इसमें। कोवैलेंट बॉन्ड इसमें होता है, ध्यान दें, कोवैलेंट बॉन्ड। अगर यही लंदन फोर्स दिया होता तो वो हो जाता, लेकिन लंदन फोर्स दिया नहीं है। लंदन फोर्स होता तो ये भी करेक्ट हो जाता, ध्यान देना है। बट यहाँ पर वांडर वाल हो जाता, बट गैस क्या यहाँ पर आयोडीन है तो ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, आप जानते हैं, नमक के साथ। और ये ऊर्ध्वपाती पदार्थ भी है, सब्लिमेटेड सब्सटेंस है। तो यहाँ सहसंयोजक बंध जो है ये ज़्यादा इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज ये कंप्लीट कर लिया कि बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। और ये थियरी वाला जो है इसको आप अपने आप से कर सकते हो थियरी से। फ्रेंकल दोष सॉलिड स्टेट में है, और ये NaCl द्वारा किस प्रकार की स्टोइकियोमेट्री दोष प्रदर्शित होता है, ये सब आप थियरी में देख सकते हैं और वहाँ से इसको कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं और इस तरीके से और भी आप अपने क्लास से रिलेटेड जो भी टॉपिक है हम उसको, अगर दिक्कत होती है आप बताएंगे और हम उसको करवाने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।